नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। तो किसानों और मोदी सरकार के बीच छठे राउंड की जो बातचीत है उसमें मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बातचीत फेल हो गई है, मगर मामला एक बार फिर अटक गया है। किसान के जो बुनियादी मुद्दे थे, यानी कि 3 जो कानून हैं उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें निरस्त किया जाए, उस पर सरकार अड़ी हुई है। मुद्दा नंबर 2, उन्होंने यह भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो आप कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं, पहले आप अपने धरने को खत्म कीजिए, उसके बाद उस पर बात होगी। यानी कि सरकार ने तेवर कड़े कर लिए हैं। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि बॉडी लैंग्वेज में दोनों पक्षों में कुछ नरमी जरूर दिखाई दे रही है। जी हां, बॉडी लैंग्वेज में नरमी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान के लंगर में दोनों मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए, और दूसरी तरफ किसान ने जो है वो सरकार की चाय जरूर पी, मगर आखिरी लम्हों में काफी वहां पर गर्मा गर्मी हुई। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप चाहते हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपको हम कोई कानूनी गारंटी दें, तो सबसे पहले अपने धरने को बंद करें। यानी कि सरकार ने अपने रुख में बहुत सख्ती की है। इस कार्यक्रम में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सरकार के इस प्रोपेगेंडा के सामने और किसान जो है वो किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है। दोस्तों, किसान अपनी तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट है। किसान की क्या मांगे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, मगर आज उसने सरकार के सामने यह मिसाल रखी जो मैं इस वक्त आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। मध्य प्रदेश के हरदा में कंपनी ने करीब 2 दर्जन किसानों के साथ फसल का समझौता किया, व्यापारी बिना भुगतान किए फरार। इससे पता चलता है दोस्तों कि ये जो सो कॉल्ड नए फार्म बिल्स हैं, इनको लेकर खुद सरकार की क्या तैयारी है। आज किसान जब रूबरू हुआ मोदी सरकार से तो उसने यही मुद्दा उठाया, और यही नहीं, उसने कहा कि आप अपने इन 2 मुख्यमंत्रियों पर गौर कीजिए, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था कि अगर कोई बाहर के राज्य का किसान आकर मेरे राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में अपनी फसल या अपना उत्पाद बेचेगा तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। और मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया था, जब राजस्थान का किसान अपना बाजरा बेचने हरियाणा में आ रहा था तो उसको लेकर उन्होंने सख्ती अपनाई थी और उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया था। तो कहा गया एक देश एक मंडी। तो किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और आज भी उसने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाया। उल्टा आप देखेंगे दोस्तों किस तरह से सरकार के 2 मंत्री यानी कि पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर दोनों किसान के साथ खड़े हुए और उनके साथ उन्हें खाना खाने पर मजबूर होना पड़ा। और दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे मौके पर गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए, पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल वो शख्स हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के साथ अर्बन नक्सल जोड़ दिया था। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक आदमी जो है पीयूष गोयल के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है, 2 पत्रकारों ने, एक एनडीटीवी के पत्रकार और एक एबीपी न्यूज के पत्रकार, दोनों ने झूठी खबर चलाई कि देखिए किसान किस तरह से मंत्री के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है। जबकि हकीकत यह थी दोस्तों कि यह जो शख्स जिसके साथ जो सेल्फी खिंचवा रहा था पीयूष गोयल के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि महज लंगर बांटने किसानों के लिए वहां पहुंचा था। उसके अलावा यह शख्स कुछ और नहीं था। और यह बात खुद किसान मोर्चा ने जो है रखी पत्रकारों के सामने, उन 2 पत्रकारों के सामने जिन्होंने यह झूठ जो है सामने रखा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज की बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि देखिए 3 कानून तो हम नहीं हटाने वाले। हां, हम एक समिति जरूर बना सकते हैं। यानी कि एक किस्म का माइंड गेम्स खेल रही है सरकार। पहले लगातार सोम प्रकाश ने क्या कहा था, एक और 3 मंत्री थे, सोम प्रकाश, पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर। सोम प्रकाश ने कहा था कि आज बड़ी खबर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसान के साथ खाना खाया, किसान का लंगर खाया। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, मगर आखिरकार धराशायी हो गया मामला। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जो मिसाल किसान ने सरकार के सामने रखी है, मध्य प्रदेश की मिसाल जो मैंने आपको अभी अभी बतलाई, उससे केंद्र सरकार जरूर सीखेगी। इस बीच केंद्र सरकार तो सिर्फ, आप जानते हैं, बीजेपी तो सिर्फ वोट की भाषा समझती है। आज
हरियाणा के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर सीटों में शहरी चुनाव था, हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या यह किसान आंदोलन का परिणाम है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब से बड़ी तादाद में किसान इस आंदोलन में शामिल है। तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी झुकेगी कम से कम इन चुनावों के नतीजे आने के बाद। दोस्तों, अब मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा इस बातचीत की दौर फेल होने के बाद कि दरअसल जो देश का किसान है वो किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है इस सरकार से बातचीत के दौरान। यह मेरी बहुत ही अहम प्रस्तुति है जो मैंने आपसे कुछ देर पहले रिकॉर्ड की थी, क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी है। यह जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का यह दौर भी फेल हो गया है। और अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस बातचीत से पहले, इस 6 दौर की बातचीत से पहले किसान किन मुश्किलात, किन प्रोपेगेंडा का सामना करता रहा था। मगर उससे पहले किसान ने केंद्र सरकार को कुछ सबक जरूर सिखा दिए हैं, और वो सबक क्या है मैं आपको बतलाने वाला हूं। मुद्दा नंबर 1, 30 दिन में किसान ने पहली बात सरकार को समझा दिया, बीजेपी को समझा दिया कि टीवी के नफरती एजेंडे से कैसे निपटा जाए। दूसरा, समानांतर तौर पर वो अपना संवाद किस तरह से बना सकता है। तीसरा, सरकार बीजेपी के दिमाग के जरिए जो माइंड गेम्स खेला जा रहा है उससे किस तरह से निपटा जाए। और चौथा, किसी आंदोलन को करने के लिए किस तरह का जिगर चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया या पालतू मीडिया किस तरह से एक्सपोज हुई है इस किसान आंदोलन ने उसे प्रमाणित किया है, बार बार प्रमाणित किया। और अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे किसान ने बातचीत के इन 6 दौर से पहले मुश्किलात का सामना किया है। सुनिए। सरकार के साथ किसान की बातचीत एक अलग मुद्दा है, मगर क्या आपको अंदाजा है कि देश के किसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? उसे एक ऐसे तंत्र का सामना करना पड़ रहा है जिसने उसके खिलाफ बदनामी के न जाने कितने गीत गाए, एक भ्रामक प्रचार चलाया उसके खिलाफ, एक झूठा प्रचार चलाया उसके खिलाफ, एक ऐसी सरकार जो उससे झूठ बोलती रही। आप जानते हैं, कल एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट का प्रसारण किया, और वो रिपोर्ट क्या कहती है इस पर गौर कीजिएगा। एनडीटीवी के एक पत्रकार ने एक आरटीआई लगाया, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने कृषि मंत्रालय से एक सवाल पूछा। और सवाल क्या था? सवाल उनसे यह पूछा गया कि सरकार यह दावा करती रही कि उसने ये 3 बिल लाने से पहले किसानों से बातचीत की, और उसने बहुत सीधे 3-4 सवाल किए कि भाई आपने किससे बातचीत की, इस बातचीत में कौन कौन शामिल है, किस तरह की बातचीत हुई। आप जानते हैं, क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत आप झूठा जवाब नहीं दे सकते, कम से कम अब तक तो नहीं दे सकते, मगर इस सरकार के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। तो एनडीटीवी के इस सवाल के जवाब में क्या आप जानते हैं क्या जवाब मिला? जवाब यह मिला कि सरकार ने अब तक एक भी किसान से बात नहीं की है, यानी कि किसी भी किसान संस्था से उसने बातचीत नहीं की। और इस सरकार ने मीडिया के जरिए क्या प्रचार किया था? मीडिया के जरिए यह प्रचार किया था कि देखिए, हम तो किसानों से बातचीत करके ही हम ये 3 कानून लेकर आए। किसान यही तो आपसे कह रहा है कि आप ये 3 कानून क्यों लाए, जबकि आपने उससे बातचीत तक नहीं की। मैंने आपको बताया कि ये किसान उस सरकार का सामना कर रहा है जो साम दाम दंड भेद से उसे हराना चाहता है, उसके हौसले पस्त करना चाहता है। वो अपनी मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है उसे बदनाम करने के लिए। बात यहां नहीं रुकती है। आपको याद होगा किसान को क्या कहा था सरकार ने इस बातचीत के दौर से पहले कि आप तारीख बताइए, वक्त बताइए, आप मुद्दे बताइए, हम उसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। अब पहले किसान ने क्या कहा था कि हम 29 तारीख को 11 बजे बात करेंगे। किसान ने क्या कहा था कि हम आपसे 29 तारीख को 11 बजे बातचीत करना चाहते हैं, मगर सरकार ने कहा नहीं, हम आपसे 30 तारीख को बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 30 तारीख को किसानों की ट्रैक्टर रैली थी। यानी कि सरकार हर छोटी सी छोटी चीज में सियासत करना चाहती है। किसान का सामना ऐसी सरकार से हो रहा है। और नरेंद्र तोमर ने बातचीत से पहले क्या कहा था आपके स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव काम नहीं करेगा। मोदी जी ने देश में जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू की, धारा 370 हटाई, कोरोना में लॉकडाउन का भी उन्होंने जिक्र किया।
मैं नरेंद्र तोमर जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पर दबाव क्यों नहीं काम करेगा? प्रधानमंत्री तो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं ना, सेवक। तो जो सेवक जनता का सेवक है, उस पर दबाव क्यों नहीं काम करेगा? और अगर देश की जनता, देश का किसान, देश का अन्नदाता उन पर दबाव डाल रहा है, तो भाई आपको दबाव से क्या दिक्कत है? आप राजा महाराजा नहीं हैं, आप लोकतांत्रिक तौर पर चुनकर आए एक राजनेता हैं। तो आपको दबाव से क्या आपत्ति है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो मिसालें दी, मसलन जीएसटी। आज की तारीख में हर व्यापारी जिस तरह से ये जीएसटी लागू हुआ है, उसको लेकर त्राहिमाम कर रहा है, रो रहा है। नोटबंदी, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस नोटबंदी को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। अब ये सरकार उस नोटबंदी की बात भी नहीं करती। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि नरेंद्र तोमर साहब ने इसका जिक्र क्यों किया। पूरे के पूरे धंधे बर्बाद हो गए। आप जिक्र करते हैं धारा 370 हटाए जाने को लेकर। यह तो किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक तरीका नहीं हुआ, क्योंकि धारा 370 भी जब आपने हटाई थी, तब भी आपने कश्मीर की जनता से बात नहीं की। उसको हटाए जाने के बाद आपने कश्मीर के तमाम जो मुख्य धारा के राजनेता हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सबको जेल में डाल दिया, सबको नजरबंद कर दिया। यह कैसे लोकतंत्र की मिसाल हो सकती है? लॉकडाउन की बात कीजिए। चलिए, आपने क्या कहा था? 21 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या हुआ उसके बाद? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे इस देश की वैक्सीनेशन को लेकर क्या कार्यक्रम है, यही मौजूद नहीं है। हर छोटा मोटा देश अपना कार्यक्रम बना चुका है कि वैक्सीनेशन किस तरह से किया जाएगा, टीकाकरण किस तरह से किया जाएगा, मगर भारत का कोई प्लान ही नहीं बना है। तो तोमर साहब, आप मिसाल किस तरह की दे रहे हैं? किसान का मुकाबला ऐसी सरकार से है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल आपके स्क्रीन पर हैं। उन्होंने एक बयान दिया है दोस्तों, और इस पर गौर कीजिएगा। मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि किसान का मुकाबला किन ताकतों के साथ है। जगजीत डल्लेवाल ने कहा तमाम किसानों से कि देखिए, आप लोग जो आ रहे हैं प्रदर्शन स्थल की तरफ, आप लोग अपने ट्रैक्टर्स की, अपने वाहनों की ठीक से जांच करें, क्योंकि ये सरकार लगी हुई है आपको आतंकवादी बताने के लिए। जी हां, भीड़ में सिख दिख गए तो भारतीय जनता पार्टी की बस इतनी समझ है कि उन्हें खालिस्तानी बता दो। इससे ज्यादा ये लोग नहीं सोच सकते। आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको इस बात का डर लगा हुआ है कि आप उन्हें आतंकवादी करार देना चाहते हैं। आपने क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं चलाया। सिंघू बॉर्डर वो किसान पहुंचा नहीं था, आपने उसे खालिस्तानी बता दिया था, आतंकवादी बता दिया था। जो संस्थाएं किसान की मदद कर रही हैं, उन्हें आप आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि वो ऐसी संस्थाएं हैं, सिखों से जुड़ी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बाढ़ में, भूकंप में, बड़ी बड़ी आपदाओं में लोगों की मदद की है। आप उनको आतंकवादी बता रहे हैं। किसान का मुकाबला ऐसी सरकार, ऐसी सोच से है। और यही नहीं, दूरदर्शन का दोस्तों ये आप ट्वीट देखिए, इसमें किसी शख्स को किसान बताया गया है, और वो शख्स जो है इसमें बता रहा है कि भाई किसान बिल के क्या फायदे हैं। आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। इस शख्स का नाम है प्रीत कंवल सिंह सैनी, और ये खरड़ का रहने वाला है। मैंने थोड़ा ढूंढा इसे, और ट्विटर में ये पता चला कि ये शख्स जो कि प्रीत कंवल सिंह सैनी है, वो मोहाली में बीजेपी का नेता है। किसान का मुकाबला ऐसे झूठ के साथ है। और फिर आप कहते हैं साहब बातचीत करो। किसान जब बातचीत के लिए आपको एक तारीख बताता है, आप उस दिन भी उससे बातचीत नहीं करते हैं, आप अपनी मनमानी करते हैं। किसान का मुकाबला इन चीजों से है। और यही नहीं, राजनाथ सिंह ने कल इंटरव्यू दिया। देखिए, राजनाथ सिंह उन गिने चुने नेताओं में से हैं बीजेपी में जो मुझे सभ्य अंदाज में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो जिनसे आप संवाद कर सकते हैं। काश सरकार की तरफ से बातचीत का चेहरा ये शख्स होते। उन्होंने दो बातें की जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कड़ी आलोचना की। आप जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस पर कहा था कि भाई इन किसानों को लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मगर हम भी जानते हैं क्योंकि किसानों में बहुत से सिख चेहरे हैं, और आप जानते हैं कनाडा में सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी है,
तो जस्टिन ट्रूडो जो है इस मामले में दखल इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जो सिख आबादी है उसके वोट भी अपने साथ रखने हैं। तो हम तो समझते हैं कि जस्टिन ट्रूडो सियासत कर रहे थे, और इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का। लगातार मैं अपने कार्यक्रमों में बता रहा हूं कि इस किसान को किस तरह से मीडिया बदनाम कर रहा है, बीजेपी के नेता बदनाम कर रहे हैं। राजनाथ जी, बाहर की दखल की बात आप बाद में कीजिए, आप जरा गिरेबान में झांकिए, आप घर में झांकिए। आपने आगे क्या कहा? राजनाथ ने कहा कि वे किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, सिखों के राष्ट्रवाद और उनके त्याग को सर्वोपरि मानते हैं। वो किसान आंदोलन के दौरान कुछ नेताओं और खासकर सोशल मीडिया पर उन्हें खालिस्तानी, नक्सल जैसे आरोप लगाने से सहमत नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजनाथ जी, क्या इन नेताओं को लताड़ लगाई जाएगी? इन चेहरों पर गौर कीजिए। पीयूष गोयल मंत्री, रविशंकर प्रसाद मंत्री, रमेश बिधूड़ी सांसद, प्रज्ञा सांसद। क्या कहा था पीयूष गोयल ने? ये जो किसान है वो अर्बन नक्सली के चंगुल में फंस गया है, अगर उस चंगुल से वो बाहर आएगा तब ये किसान बिल के फायदे समझेगा। क्या आप इन्हें लताड़ लगाएंगे? रविशंकर प्रसाद, टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ दिया उन्होंने किसानों के साथ। क्या आप इन्हें लताड़ लगाएंगे? रमेश बिधूड़ी ने तो जो गाली दी है दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता हूं आपको। वही गाली जो अक्सर आप पत्रकारों के लिए सुनते हैं, गोदी मीडिया पत्रकारों के लिए। और सांसद प्रज्ञा, इनका क्या कहना? ये तो शहीदों तक को नहीं बख्शती, उन्हें भी शाप दे देती हैं। इन्होंने किसानों के बारे में क्या कहा सब जानते हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह तो सामने आ गए, मगर क्या ये नेता, क्या ये सांसद राजनाथ सिंह की जी सुनेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने क्यों नहीं आते? जो बातें यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही हैं इंटरव्यू में, यही बातें देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? वो सामने क्यों नहीं उभर कर आते कि उन्हें सिखों के राष्ट्रवाद पर पूरा भरोसा है? वो क्यों नहीं लताड़ लगाते रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, रमेश बिधूड़ी, प्रज्ञा जैसे सांसदों पर, और कहते कि भाई ये बकवास बंद करो, किसानों का अपमान मत करो? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कड़े तेवर अपनाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक संदेश देना पड़ेगा कि किसानों को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाएगा। उस किसान की मांगे बहुत स्पष्ट हैं जो उसने इस बातचीत में भी रखी। क्या मांगे थी? एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहली मांग, 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, और इस रद्द होने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, सरकार इस पर बात करे। और सरकार, देखिए उसका क्या कहना है कि आप अध्यादेश लाकर भी उसे हटा सकते हैं जो आपके 3 कानून हैं, और दूसरा, आपको संसद का सत्र भी नहीं बुलाने की जरूरत है। दूसरी क्या मांग है उसकी? न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाने का तरीका क्या हो। लिखित की बात वो कर ही नहीं रहा है, कानूनी गारंटी चाहिए। वो बात जो किसी जमाने में 2011 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाया जाए, ये 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांग की थी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। वो किसान भीख नहीं मांग रहा है, ये उसका हक है, और वो लगातार इसकी वजह से मुश्किलों में रहा है। बड़ी तादाद में किसान ने आत्महत्या की है क्योंकि उसके सामने बहुत जबरदस्त आर्थिक समस्याएं रही हैं। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर जो पेनल्टी है करीब 1 करोड़ की, उसे हटाया जाए और सजा को खत्म किया जाए, क्योंकि सजा 5 साल की है, उसे कम किया जाए या खत्म किया जाए। चौथी बात, बिजली के बिल का जो मसौदा आया है, अगर वो मान लिया गया तो कोई भी सरकार किसान को सस्ती बिजली नहीं दे पाएगी, उस मसौदे को हटाया जाए। सरकार हो सकता है ये कहे कि अभी तो मसौदा है, अभी तो पार्लियामेंट में भी नहीं आया, मगर आप जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर ये लोग किस तरह से बिल पारित कराते हैं। यही किसान का बिल, बीएससी में गया था ये बिल, इस पर सार्थक चर्चा हुई थी। आप जानते हैं क्या हुआ था ना, राज्यसभा में सांसद लगातार कह रहे थे कि देखिए इस मुद्दे पर चर्चा कराई, सरकार ने उस पर चर्चा ही नहीं कराई। दबंगई के साथ उन्होंने राज्यसभा में उसे पारित कर दिया। ये तो लोकतंत्र का हाल है। सरकार कह रही है कि साहब अभी तो बिजली का बिल जो है वो सिर्फ एक मसौदा है, आप वैसे ही पारित करा दोगे जैसे आपने किसान बिल पारित कराया। किसान को डर इस बात का है, किसान आप पर भरोसा नहीं करता है, मगर फिर भी आपसे बातचीत कर रहा है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आप सरकार हैं। आपको बड़ा दिल दिखाना होगा, आपको बतलाना होगा कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। ये पैतरेबाजी छोड़िए,
आप सरकार हैं, आप जनता के सेवक हैं। अब तक तो गोदी मीडिया क्या कह रहा था, ये किसान नहीं हैं, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं। अब एक राहुल गांधी इटली क्या चला गया, अब अचानक इनको किसान धरने की याद आ गई। मिसाल देता हूं मैं आपको। किसान आंदोलन में पाक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से संबंध रखने वाले संदिग्ध भी शामिल हो गए। इंटेलिजेंस सतर्क। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आखिरकार ये तमाम खबरें झूठी साबित होंगी आगे। और अगर सच्ची भी साबित होती हैं तो आप पर विश्वास कौन करेगा, इससे पहले जो आप लोगों ने गंध मचाया हुआ है। इसके बाद देखिए, मैं बात कर रहा था राहुल गांधी के जरिए किसानों पर हमला करने की। वो चैनल जो कि किसानों को लगातार बदनाम करता है, वो क्या कह रहा है, धरने पर किसान राहुल गए मिलान। यानी कि कम से कम आपने मान लिया कि वो एक धरना है और उसमें किसान है। मगर क्यों? तब जब राहुल इटली गए, उसके बाद किसानों की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई। आगे देखिए, छोड़ के पीछे किसान राहुल चले मिलान। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि इन्होंने किसान मुद्दे पर तभी ध्यान दिया जब उन्हें लगा कि हम किसानों को बदनाम कर सकते हैं या कांग्रेस को टारगेट कर सकते हैं। राहुल गांधी एक सॉफ्ट टारगेट है साहब, उसको निशाना बनाइए। और एक तरफ प्रचार पूरा चल रहा है आपके सामने, न्यूज़ 18 जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, और आप जानते हैं कि जियो टावर्स को कुछ किसान निशाना बना रहे हैं। हालांकि मैंने योगेंद्र यादव को सुना कि भाई बिजली ना काटी जाए क्योंकि कई बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरी भी अपील है किसानों से, टावर्स को निशाना ना बनाया जाए, चाहे वो जियो के टावर्स हों। मगर मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूं, देखिए न्यूज़ 18 का आज का मुद्दा, 1500 टावर्स को पहुंचाया नुकसान, देश की छवि और अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका। मैं मानता हूं कि इन टावर्स को नुकसान पहुंचाने से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, मगर देश की छवि, अर्थव्यवस्था को झटका। देश की छवि का ख्याल इन चैनल्स को तब नहीं आता जब तुम किसानों को बदनाम करते हो, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताते हो, उन्हें बार बार टोंचते रहते हो, प्रोवोक करते रहते हो, तब तुम्हें देश की छवि का ख्याल नहीं आया था। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोहरे मापदंड की कोई सीमा नहीं है, कोई अति, हर अति को, हर लक्ष्मण रेखा को इन्होंने पार कर दिया है। अगर वाकई इस देश का किसान अन्नदाता है तो प्लीज उसे बदनाम करना छोड़िए, क्योंकि जो गंद आप 24 घंटे के न्यूज चैनल्स के जरिए जिसका प्रचार प्रसार होता है, वही हमारे बच्चे देखते हैं, और उसी सोच के साथ वो लोग बड़े होंगे किसान के बारे में। क्योंकि मेरे जैसे पत्रकार जो ये बात रखते हैं, मैं नहीं जानता कितने लोगों तक पहुंचती है, मगर जो मुख्य धारा का न्यूज चैनल्स करोड़ों घरों तक जाता है, उसमें यही कचरा किसानों के बारे में दिखाया जा रहा है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।